है। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग ना 40 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 41 से पढ़ना है। बताइएगा, श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर कौन से राज्य में स्थित है? बताइए क्या होगा। कहाँ है? केरल में स्थित है। कहाँ है? केरल में। याद रखिए, कह रहा है कि श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर कौन सा राज्य में स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। याद रखिएगा, कह रहा है कि श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल राज्य में स्थित है। आगे कह रहा है कि श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर तिरुवनंतपुरम केरल राज्य में स्थित है, जो भगवान विष्णु को क्या है? समर्पित है। तो श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो है ना, ये तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है, जो भगवान विष्णु को क्या है? समर्पित है। ठीक है। आगे कह रहा है कि भगवान विष्णु की विश्राम अवस्था को पद्मनाभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भगवान विष्णु को पद्मनाभ विश्राम अवस्था को जो है ना, पद्मनाभ कहा जाता है। आगे कह रहा है इसका पुनर्निर्माण वर्तमान स्वरूप राजा मार्तंड वर्मा द्वारा द्रविड़ शैली में करवाया गया था। जो पद्मनाभ स्वामी मंदिर है ना, किस शैली में बना हुआ है? तो द्रविड़ शैली में बना हुआ है। ठीक है। लेकिन अगर पूछे अयोध्या में राम मंदिर जो बना है, कौन शैली में बना है? तब नागर शैली में बना हुआ है। ठीक है। जो त्रावणकोर के प्रसिद्ध राजा थे। आगे कह रहा है इस मंदिर में प्रवेश करने के लिए सख्त ड्रेस का कोड जो है ना, सख्त ड्रेस कोड का नियम है। ठीक है। कोई भी आलतू फालतू ड्रेस पहन के नहीं जा सकते हैं। तो मैं बोल रहा कि इस मंदिर में प्रवेश के लिए सख्त ड्रेस कोड का नियम है। पुरुषों को मुंडू या धोती और महिलाओं को साड़ी मुंडू निर्युतम पहन कर आने की अनुमति है, ना कि कोई और इसके अलावा कोई वस्त्र नहीं। ठीक है। आगे आइए कर देखिए, कुछ मंदिर इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, बाकी कौन सा स्थान पे क्या दिया देखिए, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। देखिए एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के प्रमुख मंदिर, उससे संबंधित तथ्य दिया हुआ है। बताइएगा कि मोढेरा का सूर्य मंदिर जो है ना, कहाँ है और किस भगवान को समर्पित है? किसने बनवाया था? इसका विशेषता क्या है? बताइए। मोढेरा का सूर्य मंदिर, मोढेरा के सूर्य मंदिर गुजरात में है और सूर्य देव का है। हाँ, मोढेरा का सूर्य मंदिर जो है ना, ये गुजरात में। याद रखिए किसका है? तो सूर्यदेव का है। और इसको बनवाया था भीम वन बनवाया था, चालुक्य वंश का था। ठीक है। भीम प्रथम बनवाया था, चालुक्य वंश का था। तो पहला क्वेश्चन याद रखना है कि मोढेरा का सूर्य मंदिर जो है ना, ये गुजरात में है। ठीक है। मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ है? तो गुजरात में। इसको कहाँ स्थित है? तो इसका किस भगवान का मंदिर है? ये सूर्य भगवान मंदिर है। ठीक है। और इसको किसने बनवाया था? तो भीम प्रथम बनवाया था। किस वंश का शासक था? तो चालुक्य वंश का था। ठीक है। और इसका विशेषता मंदिर क्या है? तो 1026 से 27 ईस्वी में मारू गुज्जर शैली में बनवाया गया था ये मंदिर। ठीक है। आगे कह रहा है विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर बोलेगा तो कहाँ है? तो हम्पी कर्नाटक में। याद रखिएगा, विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है? तो हम्पी कर्नाटक में है। ये मंदिर किसको समर्पित है? भगवान शिव का समर्पित है। भगवान शिव का जो है ना रूप है इस मंदिर में। विरूपाक्ष मंदिर में जो है भगवान शिव का रूप है। और विरूपाक्ष मंदिर के बारे में कहेगा किसने बनवाया था? विजयनगर साम्राज्य के द्वारा बनवाया गया था विरूपाक्ष मंदिर। ठीक है। और इसका विशेषता क्या है? यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल है। विरूपाक्ष जो मंदिर है ना, यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल है। आगे कह रहा है कि विठल स्वामी मंदिर। विठल स्वामी मंदिर कहाँ है? तो हम्पी कर्नाटक में। कहाँ है? हम्पी कर्नाटक में। याद रखिएगा। और यहाँ पे कहेगा कि विठल स्वामी मंदिर जो है ना, किस भगवान को समर्पित है? विष्णु की एक अवतार है। याद रखिए, विष्णु की क्या है? एक अवतार है। और 15वीं 16वीं सदी में विजयनगर साम्राज्य जो है ना के द्वारा जो है ये मंदिर को बनवाया गया था। ठीक है। 15वीं से 16वीं सदी में विजयनगर साम्राज्य के द्वारा यह मंदिर बनवाया गया था। और यह जो है ना विठल स्वामी मंदिर जो है, इसका विशेषता क्या है? तो पत्थर का रथ है। क्या है? पत्थर का रथ है। याद रखिएगा। आगे है सबरीमाला मंदिर। सबरीमाला मंदिर की बात करें, यह है पेरियार बाघ अभ्यारण्य केरल में स्थित है। सबरीमाला मंदिर जो है पेरियार बाघ अभ्यारण्य केरल में स्थित है। अयप्पन स्वामी जो है ना, अयप्पन स्वामी विष्णु और शिव के अवतार हैं। ठीक है, ये मंदिर में। और आगे कह रहा है कि ये मंदिर जो है ना कब बना था? तो 12वीं सदी के पूर्व में बना था ये सबरीमाला मंदिर। इसका विशेषता क्या है? तो तीर्थयात्री काले एवं नीले रंग का वस्त्र पहनते थे। ठीक है। आगे है कह रहा है कि कंदरिया महादेव। कंदरिया महादेव कहाँ तक? खजुराहो मध्य प्रदेश में। बहुत क्वेश्चन ये सब आता है। कंदरिया महादेव कहाँ है? तो खजुराहो में है। किस भगवान का मंदिर? तो भगवान शिव का मंदिर है। किसका भगवान का है? तो भगवान शिव का मंदिर है। और इसका द्वारा जो है ना, किसके द्वारा बनवाया गया था कंदरिया महादेव? तो चंदेल शासक के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? चंदेल शासक के द्वारा बनाया गया था। याद रखिएगा। आगे कह रहा लिंगराज मंदिर। बहुत आपको देखे में क्वेश्चन, लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर उड़ीसा में। कहाँ है? भुवनेश्वर उड़ीसा में है। और इसको किसको समर्पित है? हरियर जो है ना शिव और विष्णु का स्वरूप है। ठीक है। और ये जो मंदिर है लिंगराज मंदिर 11वीं सदी में बना था। और ये जो है ना, इसका विशेषता क्या है? देउल शैली में। क्या है? देउल शैली में। और नेक्स्ट है करनी माता। करनी माता का बात करें तो ये जो है ना,
ये कहाँ है? देशनोक कहाँ है? राजस्थान में स्थित है। करणी माता जो मंदिर है वो देशनोक राजस्थान में स्थित है। और करणी माता जो है ना देवी दुर्गा को समर्पित है। और ये जो है किसने बनवाया था? गंगा सिंह ने बनवाया था। किसने बनवाया था? गंगा सिंह। और इसका विशेषता क्या है करणी माता का मंदिर का? इसमें चूहों का मंदिर कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि चूहों का मंदिर किसे कहते हैं, तो करणी माता मंदिर को चूहों का मंदिर कहा जाता है। और ये जो है ना ये देशनोक राजस्थान में स्थित है। और किस किस भगवान को समर्पित है? देवी दुर्गा भगवान को समर्पित है। आगे है मीनाक्षी मंदिर। सबको पता है मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरै तमिलनाडु में है मीनाक्षी मंदिर। और किससे पूछा कि किसको समर्पित? देवी पार्वती एवं सुंदरेश्वर को समर्पित है। और ये जो है ना 16वीं सदी में पुनर्निर्मित हुआ था। और ये विशेषता इसका क्या है मीनाक्षी मंदिर का? तो विशाल प्रक्रम एवं 1000 स्तंभों के हाल हेतु प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे आगे कह रहा है बिदेश्वर मंदिर। बिदेश्वर मंदिर कहाँ है? तो तंजावर में है। कहाँ है? तंजावर में, तमिलनाडु में स्थित है, याद रखिएगा। और ये जो है ना शिव महादेव को समर्पित मंदिर है। और ये जो बिदेश्वर मंदिर है 1000 ईस्वी के में राज प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। बिदेश्वर मंदिर जो है ना बनवाया था किसने? तो राज प्रथम बनवाया था। कम 1010 ईस्वी में बनवाया था। ठीक है, 1010 ईस्वी में बनवाया था। और इस मंदिर का विशेषता क्या है ना? तो इस मंदिर का विशेषता क्या है कि चोल वास्तुकला का भव्य उदाहरण है। क्या है? चोल वास्तुकला का भव्य उदाहरण है। आगे कह रहा है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर बोलेगा तो कोणार्क उड़ीसा में है। ये सूर्य देव का मंदिर है और 13वीं सदी में पूर्वी वंश के द्वारा बनवाया गया था। और ये जो है ना ब्लैक क्या है? तो ये ब्लैक पैगोडा धूपगढ़ी मंदिर के पहिए का विशेषता इसका है। ठीक है, आगे कह रहा है कि नवग्रह मंदिर। नवग्रह मंदिर जो है ना ये गुवाहाटी असम में। कहाँ? गुवाहाटी असम में है। और चित्रशाला पहाड़ी पर स्थित है। और ये 18वीं सदी के उत्तरार्ध आहोम राजा रायसो द्वारा निर्मित किया गया था। और ये नवग्रह मंदिर का विशेषता क्या है? तो नव प्रमुख खगोलीय पिंडों का मंदिर है, याद रखिएगा। आगे लास्ट कह रहा है कि सूर्य मंदिर। ये सूर्य जो मंदिर है ना ये स्थित है महाबलीपुरम तमिलनाडु में सूर्य मंदिर। और ये भगवान शिव को समर्पित है। और पल्लवों द्वारा 8वीं सदी में बनवाया गया था सूर्य मंदिर। और सूर्य मंदिर की विशेषता क्या है? सबसे पुरानी चट्टान काटकर बनाए गए मंदिरों और यूनेस्को धरोहर में ऐसे एक है। ठीक है, ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर था। बाकी आप लोग क्लास को अच्छे से और रिवीजन कीजिएगा, आपको कंठस्थ याद हो जाएगा। बाकी तो कोशिश किए पूरा याद करवाने का। आगे क्वेश्चन में 42 कर रहा है कि लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग हैं, बताइए कौन कौन है? बताइए क्या क्या है? तो कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है। ठीक है, तो कह रहा है कि लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग हैं। ठीक है, कौन कौन है? कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है। ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग हैं। कौन कौन है? तो कार्यपालिका है, विधायिका है, न्यायपालिका है। कह रहा है कि भारतीय शासन व्यवस्था में शासन के 3 अंग होते हैं। शासन के 3 अंग कौन कौन है? विधायिका जिसको लेजिस्लेचर कहते हैं, लेजिस्लेचर। और कार्यपालिका को क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। न्यायपालिका को क्या बोलते हैं? जुडिशरी बोलते हैं। ठीक है, तो शासन के 3 अंग होते हैं। कौन कौन होते हैं? विधायिका होता है, कार्यपालिका होता है, न्यायपालिका होता है। विधायिका का काम क्या होता है? कानून बनाने वाली संस्था को ना विधायिका कहते हैं। जो कानून बनाता है उसे विधायिका कहते हैं। और जो कानून के अनुसार शासन चलाने वाली संस्था होता है उसे क्या कहते हैं? कार्यपालिका कहते हैं। कानून के अनुसार शासन चलाने वाली संस्था को कार्यपालिका कहते हैं। और कानून के अनुसार विवादों का समाधान करने वाली संस्था को क्या बोलते हैं? तो न्यायपालिका कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यायपालिका कहते हैं। आगे आइए, आगे दिया हुआ देखिए, कह रहा है कि भारत का संविधान केंद्र एवं राज्यों दोनों में संसदीय सरकार की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 के माध्यम से केंद्र में, अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद 164 के माध्यम से राज्यों के लिए संसदीय सरकार की व्यवस्था करता है। तो कह रहा है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, कह रहा है कि भारत का संविधान केंद्र एवं राज्यों दोनों में संसदीय सरकार की व्यवस्था करता है। क्या करता है? संसदीय सरकार की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 के माध्यम से केंद्र में। ठीक है, अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75 के माध्यम से केंद्र में, अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद 164 के माध्यम से क्या हुआ? राज्यों के लिए संसदीय सरकार की व्यवस्था करता है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछ देगा ना कि बताइए किस अनुच्छेद के माध्यम से केंद्र में जो है ना संसदीय सरकार की व्यवस्था करता है, तो क्या होगा? अनुच्छेद 74 और 75। ठीक है, अगर यहाँ पे कहेगा कि किस अनुच्छेद के तहत राज्यों के लिए संसदीय सरकार की व्यवस्था करता है तो क्या होगा? अनुच्छेद 163 और 164। ठीक है, हाँ। आगे कह रहा है कि संसदीय जो है ना लोकतांत्रिक सरकार की व्यवस्था में कार्यपालिका अपने नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है।
कह रहा है कि संसदीय लोकतांत्रिक सरकार व्यवस्था में कार्यपालिका जो होता है अपने नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, न्यायपालिका जो है ना पूर्ण रूप से क्या है, स्वतंत्र होती है। क्या होती है? न्यायपालिका जो होता है पूर्ण रूप से क्या होता है, स्वतंत्र होता है, याद रखिएगा। आगे आइए, आप देखिए यहाँ पे डायग्राम के थ्रू जो है समझाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट पाई चार्ट की तरह दिया है। देखिए कह रहा है कार्यपालिका, क्या कर रहा है कार्यपालिका, यहाँ पे कर रहा है इसका जो है ना संसदीय सरकार की व्यवस्था है, इसमें दो अंग होते हैं, एक होता है संघ की कार्यपालिका होता है और एक होता है राज्य की कार्यपालिका होता है। संसदीय सरकार की व्यवस्था में कार्यपालिका के नीचे बोल रहा है कि इसके कार्यपालिका के नीचे आता है संसदीय सरकार की व्यवस्था, उसी में आता है। तो इसमें दो अंग है, संघ की कार्यपालिका, एक राज्य की कार्यपालिका है। ये संघ की कार्यपालिका का निर्माण जो है ना, इसका राष्ट्रपति से होता है, उपराष्ट्रपति से होता है, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद से होता है और महान्यायवादी होता है। ठीक है, तो कह रहा है ना, आगे कह रहा है, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि राज्य की कार्यपालिका का निर्माण जो है ना कैसे होता है। राज्य की कार्यपालिका का निर्माण राज्यपाल से होता है, मुख्यमंत्री से होता है, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता मिलकर जो है ना राज्य की कार्यपालिका का निर्माण होता है। तो राज्य की कार्यपालिका का निर्माण कैसे होता है, तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता। और यहाँ पे कहेगा कि संघ की कार्यपालिका का निर्माण कैसे होता है, तो राष्ट्रपति से होता है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। ठीक है, आगे देखिए दिया हुआ कह रहा है, नोट में कह रहा है कि सरकार की राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होता है एवं संवैधानिक रूप से अपने कार्यकाल के मामले में विधायिका को स्वतंत्र होती है। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 के तक संघ की कार्यपालिका तथा भाग 6 में 153 से 167 तक राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख है। तो कह रहा है ना कि नोट में दिया हुआ है कि सरकार की राष्ट्रपति शासन व्यवस्था में कार्यपालिका के विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व नहीं होता है एवं संवैधानिक रूप से अपने कार्यकाल के मामले में विधायिका से स्वतंत्र होती है। संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 57 से 52 से 78 तक संघ की कार्यपालिका, ठीक है, संविधान के भाग 5 में क्या है, 52 से 78 तक क्या है, संघ की कार्यपालिका का वर्णन है, तथा भाग जो है ना 6 में 153 से लेके 167 तक जो है ना राज्य की कार्यपालिका का उल्लेख है। तो बताइए, क्वेश्चन बताइएगा कि संघ की कार्यपालिका का वर्णन जो है ना किस भाग में, बताइए तो क्या होगा, भाग 5 में। बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे कहे कि राज्य की कार्यपालिका का वर्णन किस भाग में, तब क्या होगा, भाग 6 में। भाग 6 में। अगर यहाँ पे कहे कि संघ की कार्यपालिका का वर्णन कितना से कितना अनुच्छेद में, तब क्या होगा, 52 से 78। हाँ, संघ की कार्यपालिका का वर्णन जो है ना 52 से अनुच्छेद 52 से 78 तक है। बिल्कुल सही है। और अगर यहाँ पे पूछेगा कि राज्य की कार्यपालिका का वर्णन कितना से कितना अनुच्छेद में, तब क्या होगा, 153 से 167। 153 से 167 में। ठीक है, आगे कह रहा है कि संसदीय शासन व्यवस्था में केंद्र द्विसदनीय व्यवस्था को अपनाया गया। संसदीय शासन व्यवस्था में केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था को अपनाया गया। ठीक है, आगे आइए, आइए कह रहा है, देखिए यहाँ पे कह रहा है नेक्स्ट, विधायिका के दो है ना, दो अंग होता है, एक होता है संघीय विधायिका और एक होता है राज्य विधायिका। ठीक है, एक होता है संघीय विधायिका, एक होता है राज्य विधायिका। संघीय विधायिका में संसद होता है और संसद में भी 3 अंग होता है। पता है ना किससे मिलकर बनता है 3 संसद, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, कि संसद का जो है ना 3 अंग होता है, राष्ट्रपति होते हैं, राज्यसभा होते हैं, लोकसभा होते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। आगे विधानमंडल के 3 अंग है, राज्यपाल है, विधानसभा है, विधान परिषद है। ठीक है, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। विधानसभा जो होता है निम्न सदन होता है राज्य में, और विधान परिषद जो होता है उच्च सदन होता है, अगर द्विसदनीय व्यवस्था राज्य में हो तो। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि भारत में न्यायपालिका के 3 स्तर पाए जाते हैं। ठीक है, भारत में न्यायपालिका के 3 स्तर पाए जाते हैं, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला और सत्र न्यायालय। ठीक है, तो भारत में न्यायपालिका के जो है ना 3 स्तर होते हैं, एक होता है उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, एक होता है उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, जिला स्तरीय सत्र न्यायालय होता है। आगे कह रहा है कि संघीय न्यायपालिका के उच्चतम न्यायालय संबंधी प्रावधान भाग 5 के अनुच्छेद 124 से 147 एवं उच्च न्यायालय के प्रावधान अनुच्छेद 214 से 231 में दिए गए हैं। ठीक है, तो कह रहा है ना कि संघीय न्यायपालिका, ठीक है, कह रहा है कि संघीय न्यायपालिका के उच्चतम न्यायालय संबंधी प्रावधान जो है किस भाग में है, तो भाग कितना में, 5 में अनुच्छेद 124 से 147। ठीक है,
और आयकर एवं उच्च न्यायालय के प्रावधान जो है ना 214 से 231 में दिए गए हैं। आयकर है कि संघीय प्रणालियों में न्यायपालिका की शक्ति हमेशा अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। आयकर है कि भारत में लिखित संविधान होने के कारण संविधान की सटीक निर्वाचन करने का दायित्व न्यायपालिका के पास होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि भारत में निलिखित संविधान होने के कारण संविधान का सटीक निर्वाचन जो है ना इंटरप्रिटेशन करने का दायित्व न्यायपालिका के पास होता है। आगे कह रहा है कि भारतीय न्यायपालिका और मौलिक अधिकारों के संरक्षक होती है। ठीक है, कह रहा है कि भारतीय जो न्यायपालिका होता है वो मौलिक अधिकारों के क्या होती है? तो संरक्षक होती है। इसे भी न्यायपालिका को न्यायिक पुनरीक्षण शक्ति मिलती है। ठीक है, आगे आइए। अब क्वेश्चन नंबर 43 पे कह रहा है कि एकदम ये जो डायग्राम था ना बहुत इंपॉर्टेंट था। आगे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि वल्लभ भाई पटेल की सरदार की उपाधि, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है ना किस आंदोलन में दी गई थी? बताइए क्या होगा? बारडोली आंदोलन। थोड़ा जोर से बोलिए। बारडोली आंदोलन में। ठीक है, इसका PDF हम डाल देंगे, सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी 2 PDF तो हम पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाल चुके हैं, बाकी इसका फुल PDF आपको डाला जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। तो कह रहा है कि वल्लभ भाई पटेल, और लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ना, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा लिंक पर क्लिक करके। तो कह रहा है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई थी? तो बारडोली सत्याग्रह में। ठीक है, तो कह रहा है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है ना बारडोली आंदोलन में दी गई थी। ठीक है, तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारडोली आंदोलन में दी गई थी। आगे कह रहा है कि बारडोली में किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने के दौरान बारडोली की महिलाओं ने उन्हें अपने सरदार की उपाधि से क्या किया था? विभूषित किया था। आगे कह रहा है कि बारडोली गुजरात के सूरत जिले में स्थित है। कहाँ है? बारडोली गुजरात के सूरत जिले में स्थित है, जहाँ के किसानों ने लगान वृद्धि संघर्ष प्रारंभ किया था। आगे कह रहा है कि 4 फरवरी 1928 ईस्वी को वल्लभ भाई पटेल बारडोली पहुंचे। कहाँ पहुंचे? बारडोली। 4 फरवरी 1928 को वल्लभ भाई पटेल बारडोली पहुंचे। आगे कह रहा है कि सरदार पटेल ने 80,000 किसानों के साथ मिलकर आंदोलन का नेतृत्व किया तथा ब्रिटिश सरकार को मजबूर किया और किसानों के लिए 22% से लेकर 50 से 60% तक राजस्व कर जो है ना माफ कर दिया जाए। ठीक है, आगे कह रहा अगस्त 1928 ईस्वी में गांधी जी जो है बारडोली पहुंचे। ठीक है, अगस्त 1928 में गांधी जी बारडोली पहुंचे और उन्होंने घोषणा की कि यदि सरकार ने पटेल को गिरफ्तार किया तो वे किसानों के नेतृत्व करेंगे। ठीक है, आगे कह रहा कि बारडोली सत्याग्रह में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। बारडोली सत्याग्रह में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। इनमें कस्तूरबा गांधी, मनी बेन पटेल जो सरदार पटेल की पुत्री थी, और शारदा बेन शाह, मीठू बेन, भक्तिबा शारदा मेहता प्रमुख थी। आगे करा अंत में लगान में वृद्धि 22% से घटकर 6.023 कर दी गई। आगे करा कि मैक्सवेल की जांच रिपोर्ट के आधार पर इस लगान में वृद्धि को अनुचित बताया गया था। आगे करा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल पहले राष्ट्रीय नेता थे जिन्हें मार्च 1930 में नमक सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया था। तो बताया कि कौन ऐसा नेता थे ना जो पहले राष्ट्रीय नेता थे जिन्हें मार्च 1930 में पहले नमक सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया था? तो क्या होगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा। ठीक है, आगे करा कि सरदार पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री नियुक्त किए हुए थे। ठीक है, तो कह रहा है कि सरदार पटेल जो है ना भारत के पहले उप प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए और इनके पास गृह मंत्रालय तथा दूरसंचार विभाग था। जो पहले उप प्रधानमंत्री थे ना, इनके पास गृह मंत्रालय तथा दूरसंचार विभाग था। आगे कह रहा है कि राज्यों के मंत्री पद पर रहते हुए इनकी सभी महान देन यह है कि 365 दिनों में ही इन्होंने 562 राज्यों एवं रियासतों को भारतीय संघ के रूप में ढालकर पूरे देश को एकता के रूप में सूत्र में पिरो दिया। ठीक है, और लौह पुरुष किनको कहते हैं? लौह पुरुष बोलेगा तो सरदार पटेल को बोला जाता है लौह पुरुष। ठीक है, और इनके सम्मान में जो है ना दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा 182 मीटर जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात के केवड़िया में नर्मदा नदी के किनारे बनाई गई, सबको पता है। और 182 जो है ना विधानसभा का सीट है, याद रखिएगा गुजरात में। ऐसे याद रखिएगा कि 182 मीटर ऊंचाई है तो विधानसभा की सीट गुजरात में कितना है? 182 है। आगे करा कि खेड़ा आंदोलन कब हुआ था? 1918 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था खेड़ा आंदोलन? यह सत्याग्रह 1918 में हुआ था। गांधी जी का प्रथम असहयोग आंदोलन भी कहा जाता है। तो गांधी जी का प्रथम असहयोग आंदोलन कौन था? तो खेड़ा सत्याग्रह था या तो खेड़ा आंदोलन था। इसमें सरदार पटेल, विठल भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक आदि नेता भी गांधी जी के साथ रहे थे। आगे करा नील आंदोलन कब से हुआ था? तो 1859 से 60 के बीच हुआ था नील आंदोलन। बंगाल में जरूर नील की खेती कराने के विरुद्ध कृषक आंदोलन था। ठीक है,
आगे कह रहा है कि नील विद्रोह भारतीय किसानों का पहला सफल विद्रोह था। क्या था? नील विद्रोह भारतीय किसानों का सफल विद्रोह था। आगे कह रहा है कि मोपला विद्रोह केरल के मालाबार तट पर मलाई मुसलमान के द्वारा किया गया आंदोलन था। तो कह रहा है कि मोपला विद्रोह केरल के मालाबार तट पर मलाई मुसलमानों के द्वारा किया गया आंदोलन था। आगे आइए। तो कह रहा है ना कि मोपला विद्रोह जो है ना केरल के मालाबार तट मलयाली मुसलमानों के द्वारा किया गया था। ठीक है। आगे कह रहा है कि देखिए, आगे कह रहा है कि इसका प्रथम चरण जो है ना 1836 में शुरू हुआ था। ठीक है, याद रखिए। आगे कह रहा है कि मोपला विद्रोह के जो है ना मोपला विद्रोह के दूसरे चरण अगस्त दिसंबर 1921 में मोपलाओं के खिलाफ नेता अली मुसलियार के नेतृत्व में अंग्रेज एवं जमींदारों के विरुद्ध कर दिया गया था। ठीक है। तो कह रहा है कि मोपला विद्रोह के दूसरे चरण अगस्त दिसंबर 1921 में मोपलाओं ने खिलाफत नेता अली मुसलियार के नेतृत्व में अंग्रेज एवं जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। आगे कह रहा है 1921 में खिलाफत आंदोलन के नेताओं शौकत अली, गांधी जी और मौलाना आज़ाद ने इस विद्रोह का समर्थन किया था। ठीक है। आगे कह रहा है इस विद्रोह को अंग्रेजी विद्रोह, जमींदारी विद्रोह के साथ हिंदू विद्रोही भी कहा जाता है। ठीक है। तो कह रहा है कि इस विद्रोही को अंग्रेजी विद्रोही, जमींदारी विद्रोही के साथ साथ हिंदू विद्रोही भी कहा जाता है, हिंदू विरोधी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 पे कह रहा है कि फुटबॉल वर्ल्ड कप 2024 में कौन सा देश तीसरे स्थान पे रहा? ये तो पुराना क्वेश्चन है करेंट का। तो क्या होगा इसमें? नीदरलैंड है। क्या है? नीदरलैंड। ये तो पुराना क्वेश्चन है। आगे बढ़िए। देखिए यहाँ से देखिए, कह रहा है कि फीफा विश्व कप अंतर्राष्ट्रीय एसोसिएशन फुटबॉल प्रतियोगिता है जिसका आयोजन जो है ना हर 4 साल पे किया जाता है। ठीक है। आगे कह रहा है कि 2022 में कतर में आयोजित फुटबॉल विश्व कप का विजेता अर्जेंटीना रहा जिसने फ्रांस को हराया। आगे आइए, इसमें आगे बढ़िए, यहाँ पे आइए। कह रहा है ना कि सर्वाधिक बार जो है ना, देखिए यहाँ ये भी पॉइंट देख लीजिए। कह रहा है कि क्रोएशिया ने मोरक्को को हराकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। आगे कह रहा है कि सर्वाधिक बार विश्व कप जीतने वाली टीम बोलेगा तो ब्राजील है। कौन है? ब्राजील है। और अब तक सभी 22 विश्व कप में खेलने वाली एकमात्र टीम भी है। आगे कह रहा है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन जो है कहाँ होगा? तो क्या होगा बताइए? कह रहा है कि सर्वाधिक बार, ठीक है, कह रहा है कि सर्वाधिक बार विश्व कप जीतने वाली टीम बोलेगा तो ब्राजील है और अब तक के सभी 22 विश्व कप खेलने वाली एकमात्र टीम भी है। ठीक है। आगे कह रहा है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन जो है ना संयुक्त रूप से कनाडा, मैक्सिको एवं अमेरिका में किया जाएगा। तो बताइएगा कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 का जो आयोजन है ना वो कहाँ कहाँ किया जाएगा? तो क्या होगा? फीफा वर्ल्ड 2026 का आयोजन संयुक्त रूप से कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में किया जाएगा और अब तक इसका सबसे बड़ा विश्व कप होगा जिसमें 48 टीम क्या लेगी? तो भाग लेगी। ठीक है। तो याद रखिए फीफा वर्ल्ड कप 2026 कहाँ होगा? तो कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में होगा। हम लोग करंट में भी पढ़ चुके हैं। आगे प्रश्न 45 का रहा है कि पंचायतों, नगर निगमों और नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र के छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों को विभाजित किया जाता है, जो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? वार्ड कहलाता है। क्या कहलाता है? वार्ड कहलाता है। कह रहा है कि पंचायतों, नगर निगमों और नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कहलाता है तो वार्ड कहलाता है। कह रहा है कि पंचायतों, नगर निगमों और नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्रों के छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों को विभाजित किया जाता है, जो वार्ड कहलाता है। आगे कह रहा है कि भारतीय संविधान के 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन अधिनियम को लाकर स्थानीय स्वशासन संस्थानों के तहत ग्राम पंचायत तथा नगर पालिका का प्रावधान किया गया है। तो कह रहा है ना कि भारतीय संविधान के 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन अधिनियम को लाकर स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के तहत ग्राम पंचायत तथा नगर पालिका का प्रावधान किया गया है। आगे कह रहा है कि संविधान के भाग 9 के क में अनुच्छेद 243 से 10 से लेकर 243 या 6 तक नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध शामिल है। तो बताइए कि संविधान के किस भाग में और कितना से कितना अनुच्छेद तक नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध शामिल है? तो क्या होगा? संविधान के भाग 9 के क में अनुच्छेद 243 तक से 243 यह 6 तक नगर पालिकाओं से संबंधित उपबंध शामिल है। आगे कह रहा है कि अनुच्छेद 243 इसे इंग्लिश में बोल सकते हैं आर बोल सकते हैं, 243 के आर के तहत नगर पालिकाओं की संरचना का उल्लेख है जिसमें निम्न उपबंध है। आगे कह रहा है कि प्रत्येक नगर पालिका के क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाएगा एवं यह क्षेत्र वार्ड के नाम से जाना जाएगा। ठीक है। तो कह रहा है कि प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाएगा, यह क्षेत्र वार्ड के नाम से जाना जाएगा। आगे आइए। आगे कह रहा है जैसे में कह रहा है कि अगर एक नगर पालिका क्षेत्र में 5 स्थान भरे जाते हैं तो
नगर पालिका का क्षेत्र 5 वार्डों में बांटा जाएगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि नगर पालिका के सभी स्थान पर प्रत्यक्ष चुनाव होगा। ठीक है, तो नगर पालिका के सभी स्थान पे क्या होगा, प्रत्यक्ष चुनाव होगा। आगे कह रहा है कि नगर पालिका में वार्ड सदस्य के रूप में विजयी उम्मीदवार को वार्ड पार्षद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वार्ड पार्षद कहा जाता है। आगे कह रहा है कि आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र का तात्पर्य नगर पालिकाओं में आरक्षण क्षेत्र अनुसूचित जाति और जनजाति तथा महिला जनसंख्या के अनुपात के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। अनुच्छेद 243 के न से इंग्लिश में बोल सकते हैं तो 243 के टी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि भारतीय संसद का जो निर्माण होता है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर होता है, जो अनुच्छेद 79 में वर्णन है। ठीक है, सरला 79, 80, 81। ठीक है, संसद, राज्यसभा, लोकसभा। आगे कह रहा है कि नगर पालिकाओं से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। तो बताइएगा कि परिभाषाएं का वर्णन किस अनुच्छेद में, नगर पालिका का परिभाषा बोलेगा तो अनुच्छेद 243 के त में है। कितना में, त में है। बताइए कि नगर पालिकाओं का आरक्षण किस अनुच्छेद में है, क्या होगा, नगर पालिका आरक्षण 243 के थ में है। कितना, 243 के थ में है। और नगर पालिकाओं में स्थानों का आरक्षण किस अनुच्छेद में है, 243 के न में है। और नगर पालिकाओं की अवधि किस अनुच्छेद में है, 243 के प में है। और सदस्यता के लिए निर्धारिताएं किस अनुच्छेद में है, 243 के फ में है। और नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व किस अनुच्छेद में है, 243 के ब में है। अब वित्त आयोग का वर्णन बोलेगा तो नगर पालिका का 243 के म में है। ठीक है, तो याद रखिएगा 243 के त में नगर पालिकाओं का परिभाषा है और 243 के थ में जो है नगर पालिकाओं का आरक्षण है और 243 के न में स्थानों का आरक्षण है और 243 के प में नगर पालिकाओं की अवधि है और 243 के फ में सदस्यता के लिए निर्धारिताएं हैं और 243 के ब में नगर पालिकाओं की शक्तियों का प्राधिकार और उत्तरदायित्व है। अनुच्छेद 243 के म में क्या है तो वित्त आयोग है। ठीक है, आगे आइए, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि नगर ICS की परीक्षा पास करने वाली प्रथम भारतीय कौन थे, बताइए। सत्येंद्रनाथ टैगोर। क्या है, सत्येंद्रनाथ टैगोर। तो कह रहा है ICS की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। आगे कह रहा है कि सत्येंद्रनाथ टैगोर 1863 ईस्वी में इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की थी। आगे कह रहा है इनका जन्म कोलकाता के टैगोर परिवार में महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर और शारदा देवी के यहाँ हुआ था। आगे कह रहा है एक कवि जो है ना, संगीतकार, भारतीय सिविल सेवक, लेखक, समाज सुधारक और भाषाविद थे। ठीक है, आगे कह रहा है ये ब्रह्म समाज के सदस्य भी रहे थे। ठीक है, आगे कह रहा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक थे जो 2 बार पूना 1895, अहमदाबाद 1902 और कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष रहे थे। आगे कह रहा इन्होंने समाचार पत्र बंगाली का संपादन किया था। किसने किया था, समाचार पत्र बंगाली का संपादन किसने किया था, तो क्या होगा बताइए। समाचार पत्र बंगाली का संपादन किसने किया था, तो क्या होगा, ध्यान आता समझ में नहीं आता है। अगर पूछेगा ना कि समाचार पत्र बंगाली का संपादन किसने किया, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। ठीक है, और इन नेशन इन मेकिंग बोलेगा किसकी पुस्तक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी की है। ठीक है, ए नेशन इन मेकिंग बोलेगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी की पुस्तक है। आगे करा इन्होंने 1869 ईस्वी में भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित किया गया था। प्रथम विरोधाभास के कारण पद से हटा दिया गया। तो कह रहा इन्हें जो है ना 1869 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित किया गया था, पर विरोधाभास के कारण पद से हटा दिया गया। आगे कह रहा कि 26 जुलाई 1976 को सुरेंद्र बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर भारत संघ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में की थी। ठीक है, आगे कह रहा 1886 में इस संस्था का विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो गया। ठीक है, आगे कह रहा सुरेंद्रनाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु के नाम से जानते हैं। देखिए राष्ट्रगुरु के नाम से किसको जानते हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को जानते हैं। किसको जानते हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को जानते हैं। आगे कह रहा है कि बिपिन चंद्र पाल कांग्रेस के अतिवादी तथा उग्रवादी कहे जाने वाले नेताओं में से थे। तो कह रहा है ना कि बिपिन चंद्र पाल कांग्रेस के अतिवादी अथवा उग्रवादी कहे जाने वाले नेताओं में से प्रमुख थे। आगे कह रहा इन्हें राष्ट्रीय आंदोलन के द्वितीय चरण 1905 से 1909 के गरम दल के सदस्यों में जाना जाता है। आगे कह रहा बिपिन चंद्र पाल का जन्म वर्तमान के बांग्लादेश के हबीबगंज जिले के पोइल गांव में 7 नवंबर 1858 को हुआ था। तो कह रहा बिपिन चंद्र पाल का जन्म वर्तमान के बांग्लादेश के हबीबगंज जिले के पोइल गांव में 7 नवंबर 1858 को बिपिन चंद्र पाल का जन्म होता है। ठीक है, आगे कह रहा अरविंद घोष ने इन्हें राष्ट्रवाद के सबसे महान पैगंबर के रूप में पुकारा था।
तो वह अरविंद घोष ने जो है ना किसको राष्ट्रवाद के सबसे महान पैगंबर के रूप में पुकारा था? तो बिपिन चंद्र पाल को। ठीक है, बिपिन चंद्र पाल को जो है ना अरविंद घोष कहे थे राष्ट्रवाद के सबसे महान पैगंबर, याद रखिएगा। इन्होंने परिदेशक साप्ताहिक पत्र का संपादन मात्र 22 वर्ष में अवस्था में किया था। आगे करा कि लाहौर में ट्रिब्यून पत्रिका के संपादक भी रहे तथा 1901 में अंग्रेजी साप्ताहिक न्यू इंडिया के संपादक रहे थे। कौन रहे थे? तो क्या होगा? बिपिन चंद्र पाल रहे थे। ठीक है ना, लाहौर के ट्रिब्यून पत्रिका के संपादक भी रहे और 1901 में अंग्रेजी साप्ताहिक न्यू इंडिया के संपादक भी रहे। आगे कह रहा है कि इनकी पुस्तक जो है ना, इनकी पुस्तक थी न्यू इकोनॉमिक मीन्स ऑफ इंडिया, न्यू इकोनॉमिक मीन्स ऑफ इंडिया। आगे कह रहा है 1912 में इन्होंने हिंदू रिव्यू नामक मासिक पत्रिका निकाली। 1912 में इन्होंने जो है ना हिंदू रिव्यू नामक पत्रिका मासिक पत्रिका निकाली। आगे कह रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर विस्तृत व्याख्या पूर्व प्रश्नों के उत्तर में दिया गया है। आगे पढ़िए। आगे कह रहा है कि क्वेश्चन 47 कह रहा है कि निम्नलिखित में से व्यस्तम समुद्री व्यापारिक मार्ग कौन सा है? बताइए क्या होगा? उत्तरी अटलांटिक व्यापारिक मार्ग है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से व्यस्तम जो है ना समुद्री व्यापारिक मार्ग कौन सा? तो उत्तरी अटलांटिक व्यापारिक मार्ग है। सब कह रहा है कि सबसे व्यस्तम समुद्री व्यापारिक मार्ग उत्तरी अटलांटिक व्यापारिक मार्ग है। ठीक है, सबसे व्यस्तम समुद्री व्यापारिक मार्ग उत्तरी अटलांटिक व्यापारिक मार्ग है। आगे कह रहा है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग यूरोप के पश्चिमी तट के बंदरगाहों को उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट बंदरगाहों से जोड़ता है। कह रहा है कि उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग यूरोप के पश्चिमी तट के बंदरगाहों को उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट के बंदरगाहों से जोड़ता है। यह महासागर पृथ्वी का 1/6वां भाग समाहित किए हुए एवं विश्व के सबसे बड़े महासागर प्रशांत महासागर का आधा है। आगे कह रहा है इसे अंध महासागर भी कहा जाता है। बताइए अटलांटिक महासागर के कौन सा महासागर बोलते हैं? तो अंध महासागर भी कहा जाता है। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में एस आकार में इस महासागर का विस्तार है। तो अटलांटिक महासागर जो है ना इसमें अंग्रेजी वर्णमाला में एस आकार में इस महासागर का विस्तार है। आगे कह रहा है इसकी तटरेखा बहुत कटी फटी है। किसकी कटी फटी है? कौन सा महासागर का? तो अटलांटिक महासागर का। और कटी फटी तटरेखा पर बहुत अच्छे बंदरगाह होते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है अटलांटिक के सीमांत सागर एवं खाड़ियाँ, अटलांटिक के सीमांत सागर एवं खाड़ियों के बारे में बोल रहा है कि मध्य अमेरिकी के क्षेत्र में अवस्थित कैरेबियन सागर अटलांटिक महासागर का सबसे बड़ा सीमांत सागर है एवं दूसरा स्थान भूमध्य सागर का है। ठीक है, आगे कह रहा है कि काला सागर को भूमध्य सागर का सीमांत सागर माना जाता है। तो कह रहा है कि काला सागर को भूमध्य सागर का सीमांत सागर माना जाता है। आगे कह रहा है ग्रीनलैंड व यूरोप से जुड़े सागर कौन कौन है? तो देखिए ग्रीनलैंड व यूरोप से जुड़े सागर कौन कौन है? तो ग्रीनलैंड सागर है, नॉर्वे सागर है, भूमध्य सागर है, इंग्लिश चैनल है, ये सभी क्या है? तो याद रखिएगा ग्रीनलैंड व यूरोप से जुड़े सागर है। कौन कौन? ग्रीनलैंड सागर, नॉर्वे सागर, भूमध्य सागर और इंग्लिश चैनल। ठीक है, इधर देखिए उत्तर एवं मध्य अमेरिका से जुड़े सागर कौन कौन है? उत्तर एवं मध्य अमेरिका से जुड़े सागर कौन कौन है? तो बैफिन की खाड़ी है, लेब्राडोर सागर है, कैरेबियन सागर है, फंडी की खाड़ी, ये सभी क्या है? उत्तर एवं मध्य अमेरिका से जुड़े सागर है। आगे आइए, कह रहा है कि पृथ्वी का कुल 5 महासागर है। पृथ्वी में कितने महासागर है? तो कुल 5 महासागर याद रखिएगा। पहला कौन है? तो प्रशांत महासागर है, दूसरा अटलांटिक महासागर, तीसरा हिंद महासागर, चौथा आर्कटिक महासागर, पांचवा दक्षिणी महासागर। तो पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है? तो 5 महासागर है, याद रखिएगा। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, दक्षिणी महासागर। ठीक है, आगे आइए। कह रहा है हिंद महासागर को अर्ध महासागर भी कहा जाता है। अर्ध महासागर किसको बोलते हैं? तो हिंद महासागर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? हिंद महासागर को। आगे कह रहा है कि क्योंकि यह प्रशांत एवं अटलांटिक की तुलना में बेहद छोटा एवं कम औसत गहराई वाला है। आगे कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा से जुड़ी है। भारत बोल रहा है कि भारत लंबी तटरेखा इससे जुड़ी हुई है। अब भारत इसके शीर्ष पर अवस्थित है, जिसके कारण इसका नामांकन हिंद महासागर से किया गया है। ठीक है, आगे कह रहा है इस महासागर की सबसे बड़ा द्वीप बोलेगा तो कौन सा है? हिंद महासागर का मेडागास्कर है। क्या है मेडागास्कर? इसमें तटवर्ती सागर 2 हैं। कौन कौन है? तो लाल सागर और फारसी खाड़ी है। इसमें तटवर्ती सागर 2 है, लाल सागर और फारसी खाड़ी है। पृथ्वी पर कुल 5 महासागर, पैसा याद रखिएगा। अच्छा, पैसा का पूरा नाम बताइए। पी से प्रशांत महासागर।
देखिए, पी से प्रशांत महासागर हुआ, ए से अटलांटिक महासागर हुआ, और आई से हो जाएगा हिंद महासागर, और ए से हो जाएगा दक्षिण महासागर साउथ वाला, और फिर ए से आर्टिक महासागर। इसको ट्रिक से ट्रिक वाला कॉपी पे आगे कह रहा है ना कि समझ में। सुंडा गर्त जिसकी जो है ना इसका गहरा गर्त है, सुंडा गर्त का जो है ना इसमें सबसे गहरा गर्त है, इसकी कितनी गहराई है 7258 मीटर है। आगे कह रहा है कि कैरेबियन सागर व्यापारिक मार्ग में पश्चिम द्वीपों में समुद्र तथा वेनेजुएला, गुयाना, सुरीनाम आदि देशों में उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तटीय बंदरगाहों और यूरोपीय खाद्य पदार्थों व खनिज पदार्थों का निर्यात करता है। ठीक है, आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 48 पे कह रहा है कि भारत सरकार के रूप है, बताइए कौन है भारत में सरकार का रूप? संसदीय है। सॉरी इधर भी आइए, इधर भी दिया हुआ, देखिए इधर छूट गया, इधर है पहले आइए, इधर दिया हुआ है ना, कह रहा है ना कि संसार का अधिकतर जो है ना, कह रहा है कि संसार का अधिकतर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार निम्नलिखित समुद्री मार्गों के द्वारा किया गया है। ठीक है, पहला क्या है तो उत्तरी अटलांटिक मार्ग है, और दूसरा कहेगा तो भूमध्यसागरीय हिंद महासागरीय मार्ग है, और तीसरा क्या है तो केप ऑफ गुड होप है, और दक्षिणी अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक मार्ग है, और नेक्स्ट बोलेगा कैरेबियन सागर व्यापारिक मार्ग है, और नेक्स्ट है प्रशांत महासागरीय मार्ग है, और सुएज नहर मार्ग है, और नेक्स्ट है पनामा नहर मार्ग। आगे कह रहा है कि हिंद महासागरीय भूमध्यसागरीय मार्ग विश्व का सबसे अधिक लंबा महासागरीय व्यापारिक मार्ग है। तो कह रहा है ना कि हिंद महासागरीय भूमध्यसागरीय मार्ग जो है विश्व का सबसे अधिक लंबा सागरीय व्यापारिक मार्ग है। और आगे कह रहा है उत्तरी प्रशांत मार्ग उत्तरी अमेरिका को तट के देशों से जोड़ता है। तो कह रहा है उत्तरी प्रशांत मार्ग उत्तरी अमेरिका के तट को एशिया के देशों से जोड़ता है। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 48 पे, क्वेश्चन नंबर 48 में रहने दीजिए, क्वेश्चन नंबर 48 कल से पढ़ेंगे, ठीक है ना, बहुत लंबा क्वेश्चन है, डिटेल बहुत ज़्यादा है, इसलिए आज के लिए यहीं रहने दीजिए, कम बड़े अच्छे से पढ़िए। क्या रहने देते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 से कल पढ़ लेंगे हम लोग, आगे कल पढ़ेंगे, ठीक है, आज के लिए रहने दीजिए यहीं तक।